बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने बना के देने हैं, बैलेंस शीट बना कर देने हैं, लेकिन यहाँ पर देखने की जो चीज होती है ना, वो सिर्फ ये होता है कि भाई कब के बना कर देने हैं, 31 दिसंबर 2016। उसके बाद आप लोगों ने अपने फॉर्मेट्स को जाकर देखना है कि हमारे पास फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह का है। सबसे पहले आपने फॉर्मेट देखना है, उसके बाद आपने वापस अपने क्वेश्चन पर आना है कि हमें क्या कुछ गिवन है। जैसे ही क्वेश्चन देखा ना, तो कोई 9 एडजस्टमेंट्स, एडिशनल एडजस्टमेंट्स हमें नजर आई इस क्वेश्चन में। इन चीजों से जरा नहीं घबरा जाना कि 9 है, 10 है, 12 एडजस्टमेंट्स हैं, हैवी एडजस्टमेंट्स हैं। नहीं, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे आप कैसे कह सकते हो कि वो कोई हैवी एडजस्टमेंट है। और इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको उसके पास बताने को बहुत कुछ है और वो आपको उतना ही कुछ बताएगा, तो उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है और वो ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट पे गिवन है, हमें 31 दिसंबर 2000, मतलब जिस साल हम लोगों ने अपने ये अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं उसी साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हमें प्रोवाइड कर दिए गए। एम आई राइट? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। कैपिटल ओपनिंग, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स 1 जनवरी 2016 ओपनिंग। बेसिकली बेटा हम लोग अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैपिटल का पार्ट बनाते रहते हैं, ऐसा ही होता है ना। बेसिकली ये जो ओपनिंग प्रॉफिट्स और कैपिटल्स हैं प्रीवियस ईयर के तो क्लोजिंग होंगे, तो प्रीवियस ईयर का उसने कैपिटल उठा के दे दिया, साथ में प्रीवियस ईयर के लॉस या प्रॉफिट हमें उठा कर दे दिया। मैं जब जाके कैपिटल लिखने लगूंगा मैं इसको मर्ज करके लिखूंगा, कैपिटल और ऐड करूंगा प्रॉफिट, लॉस है तो लेस करूंगा। बेसिकली उसने आपसे यही जज करवाना था कि आप इसको ऐड करते हो या लेस, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये लॉस है आपके पास। कैपिटल अगर प्रॉफिट होता तो बेटा क्रेडिट साइड पे मौजूद होता। और आप लोग ये देखें, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट, ये इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये नेट अमाउंट जाकर हम लोग लिखेंगे कितनी, 70। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट क्या आ गई, ये एक ट्विस्ट था जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और कैपिटल 100 से जाकर रिकॉर्ड कर देते हैं। ये क्लियर? नेक्स्ट देखें, ड्राइंग्स, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां से मुझे पता चला कि अगर ये मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा है तो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज करवाएगा। क्लियर? ओपनिंग होती तो पीरियोडिक। यहां से मुझे पता चला कि भाई मेरे पास परचेजिज नहीं है, मेरे पास परचेजिज रिटर्न नहीं है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। क्लियर? तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं तो करंट एसेट्स के तौर पर चली जाएगी, सिर्फ इसलिए बताई गई है। और कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा ये पहले से बनी हुई है। डन? नेक्स्ट देखें, ट्रेड डेटर्स, provision for doubtful debt, prepayments and other receivables, cash and bank, 10% long-term loan, trade creditors, accruals and other payables, sales, cost of sale, selling and admin expenses, financial charges and miscellaneous income. अब साथ में additional information, RL uses perpetual inventory method to record its inventory। तो इसको थैंक यू बोलना कि भाई हमें वैसे भी पता चल गया था कि परपेचुअल है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कैरीड आउट ऑन 31 दिसंबर 2000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी में गड़बड़ होने वाली है। क्लोजिंग इन्वेंटरी में गड़बड़ कॉस्ट ऑफ सेल को भी चेंज कर सकती है।
ओके अब देखें, फॉलोइंग मैटर्स वर फाउंड, IS2 का इम्तिहान लेने लग गए हैं इन्वेंट्री वाले चैप्टर का, और इन्वेंट्री से रेलिवेंट उसने ये 4 अकाउंट्स हमें बता, 4 एडजस्टमेंट बता दी है सिर्फ इन्वेंट्री से रेलिवेंट। सबसे पहली एडजस्टमेंट, NRV शॉर्टेज, इन्वेंट्री शॉर्टेज अमाउंटिंग टू ₹2 million which is considered to be, बेटा अगर आपका नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है, अगर आपका नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल का नहीं। क्लियर है? तो उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में जाके एडजस्ट करना। अच्छा, इसको पढ़ते ही मैं एडजस्ट कर सकता हूं। इन्वेंट्री में शॉर्टेज है तो मैं जाऊंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 2 million लेस कर दूंगा, 2 million, और फौरन सोचूंगा कि इसका इंपैक्ट तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल पे भी गया होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल में 2 million ऐड कर दूंगा। शाबाश, इनवर्स रिलेशनशिप है। और यहां पर कॉमन सेंस यूज हो सकती थी कि बेटा अगर मैं इधर भी माइनस कर दूं, इधर भी माइनस कर दूं, तो मेरा तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ही बैलेंस नहीं रहना। लेकिन अगर एक जगह पे माइनस कर दिया तो लाजमी बात है दूसरी जगह पे प्लस करो, अगर दोनों हेड सेम ही साइड पर हैं, ताकि ये बैलेंस इफेक्ट ना हो। ये बात क्लियर हो गई? और इसके साथ आपने डील भी कर लिया, किसी को कोई इशू इस डीलिंग में। कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स हो गई, 2 million ऐड कर दिए, इन्वेंट्री में से 2 million लेस कर दिए शॉर्टेज होने की वजह से, और ये डील हो गया। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹15 million were damaged in fire and have no sales value। बेटा डैमेज है, एबनॉर्मल लॉस है आप लोगों को। ओके, एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल का नहीं। लेकिन क्या इन्वेंट्री में रहेगा? नो, इन्वेंट्री को लेस करेंगे। यहां पर देखें, इन्वेंट्री को लेस करेंगे क्योंकि उसने बेटा कॉस्ट ही बताई हुई थी, और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कॉस्ट पर ही होती है। लेकिन ये 15 पार्ट बन जाएगा हमारे एक्सपेंसेस का, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस। बात क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएगा, नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ट्रीट करना, एबनॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए भाई, मुझे जर्नल एंट्री बता दें कि फायर की वजह से गुड डैमेज हो गई 15 million की, आप इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? एबनॉर्मल लॉस डेबिट एंड इन्वेंट्री, क्या कॉस्ट ऑफ सेल आया है तो हिट क्यों करूं? इन्वेंट्री को लेस कर दिया, लॉस को एक्सपेंसिव का पार्ट बना दिया। ओके हो गया? नेक्स्ट, इसके साथ भी हो गई डीलिंग। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 million, और ये अब अच्छी बात है कि मुझे कॉस्ट ही बताता जा रहा है इन्वेंट्री में कॉस्ट, क्योंकि अगर उसने मुझे सेल्स वैल्यू बता दी मुझे कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी इन्वेंट्री की। कहते हैं 1 million की गुड्स हैं विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज बट नो एडजस्टमेंट्स वर मेड। मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री में से लेस करो और ड्राइंग्स में ऐड कर दो, एडजस्टमेंट्स हो गई। इतनी सी बात इसमें थी। नेक्स्ट, लास्ट वन, कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब अगर सोल्ड किया है तो सेल्स वैल्यू बताएगा, भाई कितने की सेल की? कहते हैं 7 million। क्या हुआ? वापिस हो गई, तो फिर कहते हैं हमने रिकॉर्ड नहीं की। 7 million की गुड्स वापिस हो गई, हमने रिकॉर्ड, दीज गुड्स वर सोल्ड
एट अ कॉस्ट प्लस 40%। कहता है क्रेडिट सेल्स है। मैंने कहा अगर ये वापिस हो गई है तो सबसे पहले अपनी सेल्स में से माइनस करो। अब अगर उसने तुम्हें गुड्स वापिस कर दी है तो अब वो तुम्हारा डेटर भी नहीं है सेल्स की वैल्यूज के साथ, राइट। फिर कहो कि अगर गुड्स वापसी आ गई हैं तो तुम्हारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, लेकिन कॉस्ट से, तो उसकी कॉस्ट फाइंड करवाएंगे उससे। तो कॉस्ट की वैल्यू उसने क्या कहा, कहते हैं कॉस्ट प्लस 40%। मतलब बेसिकली मैंने उससे सेलिंग प्राइस 140% चार्ज की हुई है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, 7 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो इनकी कॉस्ट क्या थी, इससे कहूंगा कि भाई अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करो 5 से और अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज करो 5 से। जब भी परपेचुअल मेथड हो उस सूरत में सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। पहली एंट्री हमारे पास जाती रहती है सेल्स रिटर्न, या अगर सेल्स रिटर्न का अलग से अकाउंट नहीं है तो फिर सेल्स, और क्रेडिट कर देते हैं हम लोग इसमें अपने रिसीवेबल्स को। कौन सी अमाउंट से, सेल प्राइस से। जब बात समझ आ गई तो सबसे पहले मैंने यही किया था, सेल्स का डेबिट होना बेसिकली सेल्स को कम कर देगा और रिसीवेबल्स का क्रेडिट होना हमारे रिसीवेबल्स को, तो मैंने यही कुछ किया था। अब ये गुड्स आपके पास आ चुकी हैं तो आपका इन्वेंट्री लेवल हाई हो चुका है, लेकिन इनकी कॉस्ट से। अब जब इनको सेल किया था तो कॉस्ट ऑफ सेल में रखा था, कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज कर दी थी। अब वो कॉस्ट ऑफ सेल का रिवर्सल, कॉस्ट की नेचर डेबिट होती है, जहां पर कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है तो आपने इस 5 को इसमें से लेस कर देना है, राइट। किसी को कोई इश्यू इसमें, सबको क्लियर। बेटा बेसिकली ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट सॉल्व कर, और इतनी सी थी ये फर्स्ट। जब आप बिल्कुल एक्टिव माइंड होकर एक एक चीज को लेकर चलोगे और उसको इजीली जाकर अकाउंट फॉर कर लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाए। उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है जब हम सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, लेकिन सोच रहे होते हैं पॉइंट नंबर 4, तो ना 1 होता है और ना 4। आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस, भाई एक पॉइंट आया मुश्किल है, फिर उसको आप टाइम दे, फिर उसके बारे में ना सोचो, उसको छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं, क्लियर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उस पॉइंट को लेके बैठे रहो और एग्जाम का टाइम एंड हो, ऐसा भी नहीं करता। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, मतलब 100 रुपए की अगर मैंने गुड्स सेल की, उन पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मुझे अपनी सेल्स कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, अपना रिसीवेबल कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, 95 नेट अमाउंट के ऊपर। एम आई राइट। इसने क्या किया, कहता है वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज। अब आप ये देखें कि भाई अगर मैंने उसे 20 मिलियन से रिकॉर्ड कर दिया तो मैंने अपनी सेल्स को ओवरस्टेट कर दिया। कितनी अमाउंट से, 20 मिलियन के 5% से, 20 मिलियन के, तो 5% इसका फाइंड करें तो 1 मिलियन। तो सबसे पहले जाकर आपने अपनी सेल्स में से लेस कर देना है 1 मिलियन, और अपने रिसीवेबल्स में से लेस कर देना है 1। आपने टोटल सेल्स की ट्रांजैक्शन को
ग्रॉस अमाउंट पे रखा हुआ है। आपने रिकॉर्ड किया रिसीवेबल्स टू सेल्स 20 मिलियन के साथ, जबकि रिकॉर्ड क्या करना था 19 मिलियन के साथ, तो हमने सेल्स टू रिसीवेबल कर दिया। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, रुपीज 2 मिलियन were recovered in full and final settlement of an old outstanding balance of rupees 3 million which had been written off last year। मतलब bad debt recovered, ऐसा ही है ना? क्या कहता है? The amount received was credited to trade account। मिस्टेक हो गई। अब मेरी बात गौर से, बैड डेट रिकवरी इनकम जब रिकवर्ड करते हैं तो बैंक का डेबिट और बैड डेट को क्रेडिट होना चाहिए। हमने बैंक को डेबिट, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया, करना चाहिए था। तो इनके क्रेडिट करने की वजह से क्या मैंने अपने रिसीवेबल को कम नहीं कर लिया? या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसकी करेक्शन करूं तो आप मुझे कहेंगे कि रिसीवेबल्स को डेबिट कर दो। तो रिसीवेबल डेबिट करने का क्या मतलब होता है कि रिसीवेबल के बैलेंस को इंक्रीज कर दो। कितने से? और इस 2 मिलियन को जाके रिकॉर्ड कर लो। कहां? प्रोविजन के अकाउंट। भाई बैड डेट जरूरी तो नहीं बैड डेट, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप सिर्फ प्रोविजन का अकाउंट बनाएं। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं प्रोविजन में, आपको पता है कि उसी साइड पर बैड डेट रिकवर्ड आ जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो बेटा ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसको कहो कि भाई अपने साथ बैड डेट रिकवर्ड भी रख लो। वो खुद क्रेडिट है, बैड डेट रिकवर्ड भी तो क्रेडिट है, दोनों इकट्ठे हो गए। और अगर मैं इस बात को इस तरह से समझाऊं कि बेटा प्रोविजन के अकाउंट का ये ओपनिंग आपके पास रखा हुआ है, इसमें बैड डेट रिकवर्ड आ गए, क्या आप एतराज करोगे? तो यही काम तो मैंने इधर किया है कि उस 12 से कहा कि अपने पास 2 को भी रख लो। क्लियर है ये बात? सेकंड एडजस्टमेंट हमारी हो गई और थर्ड एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर ली। यहां तक किसी को कोई इशू? फोर्थ, RL maintain a provision for doubtful debt at 3% of the year end balance। तो यहां से मुझे ये आइडिया हो गया कि यार अगर कोई स्पेसिफिक होते तो वो भी मुझे यहीं पे बताता। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, मैंने अपने एडजस्टेड रिसीवेबल्स का 3% जाके चार्ज कर लेना। लेकिन जी आपको पता है कि अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं फाइनल अकाउंट में भी सबसे लास्ट में कर, क्योंकि जब तक मुझे अपने रिसीवेबल्स का करेक्ट बैलेंस पता नहीं चल जाता क्या मैं उनका 3% चार्ज कर सकता हूं? तो इस एडजस्टमेंट्स को आपने होल्ड करना है जब तक के रिसीवेबल्स कंप्लीट ना हो सकते हैं कंप्लीट हुए पड़े, लेकिन क्या मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा है? हो सकता है कोई एडजस्टमेंट आ जाए, क्या मैं दोबारा से एडजस्ट करता फिरूं? तो अपनी एफर्ट सिर्फ एक मर्तबा पुट कर किसी भी क्वेश्चन और किसी भी एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट कहता है मिसलेनियस इनकम इंक्लूड रुपीज 12 मिलियन। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ गए बिल्कुल लास्ट में टोटल कितनी है, कहते हैं इसमें भाई 12 मिलियन शामिल है, तुम ना करो। लेकिन मैंने पूछा भाई है किससे रेलिवेंट, कहता है रिसीव्ड अगेंस्ट एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वो एक्सपायर हो रहा है और हम कौन सी डेट पर मौजूद हैं? 4 महीने का प्रीपेड है, 4 मंथ्स का। क्या मेरा एक्सपेंस बनना चाहिए? है ही नहीं तो बनेगा क्यों, इनकम है।
तो क्या इनकम बननी चाहिए? नहीं, वो 4 मंथ्स की इनकम नहीं बननी चाहिए। क्लियर? तो मैं मिसलेनियस इनकम से कहूंगा कि 8 मंथ्स की इनकम अपने पास रखो, और जो एक्स्ट्रा 4 मंथ तुम्हें चार्ज किए गए हैं वो मुझे लौटा दो। ऐसे ही है, 12 मिलियन है एक साल का, तो बेटा 1 महीने का 1 मिलियन, तो 4 महीने का 4 मिलियन। तो मिसलेनियस इनकम से कहो कि भाई तुम ये 4 मिलियन हमें वापिस दो, ये हमारी इस साल की इनकम नहीं है, और ये मैं जाकर अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स में 4 मिलियन ऐड हो जाएगा। क्लियर? कोई इशू? एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई है। डन। 6th नंबर देखें, सबको क्लियर है ना बेटा? 6th नंबर देखें, एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू ₹24 मिलियन। तो पर मंथ कितना है? 2 मिलियन। कहते हैं वॉज पेड इन एडवांस। कब? 1 अक्टूबर 2000 एंड चार्ज्ड एज, कहता है 24 मिलियन मैंने पे किया अक्टूबर में, और वो सारे का सारा मैंने एक्सपेंसेस को चार्ज कर दिया। अब देखिए अक्टूबर में है, एनुअल है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स की इनकम बननी चाहिए थी। रिमेनिंग 6 मंथ्स, सॉरी 9 मंथ्स प्रीपेड है, तो इन एक्सपेंसेस से कहूंगा कि भाई वापिस दो मुझे कितना? 18 मिलियन। 2 मिलियन पर मंथ है, 9 मंथ्स का प्रीपेड है, तो 9 into 2 18 मिलियन। और इस 18 मिलियन से कहूंगा तुम इस साल बैलेंस शीट का पार्ट बनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ दो, और इसको लेके चले जाएंगे प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। क्लियर हो गई बात? कोई इश्यू यहाँ पे? नेक्स्ट 7th ट्रांजैक्शन हो गई, सॉरी 6th, 7th कहता है लोन की ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा हाँ जी लोन गिवन है। कहता है लॉन्ग टर्म लोन हमने एक्वायर किया 1 Feb 2016। मैं कौन सी डेट पर हूँ? तो इस साल 11 मंथ, 12 मंथ का एक्सपेंस नहीं। मैंने उससे कहा यार फाइनेंस चार्जेस थे मेरे पास कहीं, कितने? ये वो है जो मैं पे कर चुका हूं, और ये जरूरी नहीं कि ये वो हैं जो इसी लोन पर हैं, ये किसी भी अमाउंट, ये बैंक चार्जेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो भी फाइनेंस चार्जेस का पार्ट बन जाते हैं। मैं उसकी एडजस्टमेंट को देखूंगा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो ट्रायल बैलेंस में आया होगा, लेकिन किस तरह से? लोन से पूछा, वो कहता है कि भाई 120, इसका 10%, तो पूरे साल का 12, तो 11 मंथ्स का 11 मिलियन तो बनना चाहिए था ना, ऐसा ही है ना? लेकिन अभी तक मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ ना कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अब इससे पूछा, इसने कहा ऑन 1 Feb 2016 आपने ये लोन एक्वायर किया और ये रीपेबल है इन, ये उसने बहुत अच्छी बात कही कि आपने 2020 में रीपे करना है सारा, तो मुझे पता है कि सारे का सारा नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। ट्विस्ट आ सकता था अगर वो मुझे कहता ये आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और इंस्टॉलमेंट्स अगले साल से शुरू हैं, तो मैं इस लोन की अमाउंट में से उसका करंट पोर्शन अलग करता और उसका नॉन करंट पोर्शन में अलग करता। सपोज 120 था, मुझे कहा जाता है कि भाई ये आपने 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। क्या? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और आपकी इंस्टॉलमेंट्स अगले साल से शुरू हो रही हैं,
तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या बन जाती मेरे पास, तो मैं 120 में से 24 को अपनी करंट लायबिलिटी समझता जो मैंने अगले साल पे करना है, और जो रिमेनिंग 4 इयर्स में मैंने पे करना है ये मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी होती। ये मैंने फ्यूचर के लिए आपको बता दी है कि अगर ऐसी कोई बात आए तो आपने कुछ इस अंदाज से सोचना है, सारे का सारा लोन नॉन करंट लायबिलिटी ना रखना, अगर आप नेक्स्ट ईयर में उसका कुछ पोर्शन पे करने जा रहे हो। जो नेक्स्ट ईयर में पोर्शन पे करोगे वो आपके लिए करंट लायबिलिटी बनेगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन ये सारे का सारा आप कब पे कर रहे हो, तो अभी तो काफी टाइम पड़ा है, सारे का सारा नॉन करंट लायबिलिटी। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब बेटा अगर ये पॉइंट मैं इधर ना समझाता तो आप लोगों को जरा भी ना पता चल, लेकिन उसका पता उसी टाइम चलता जब आए क्या में हो सकता है ऐसी कोई बात आ जाती। लेकिन अब आप मेंटली प्रिपेयर हो, क्या क्या पूछ मुझसे, मुझे पता है कि करंट लायबिलिटी में कितना लिखना है और नॉन करंट लायबिलिटी में कितना, कैसा नहीं है, बस यही नॉलेज चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं इंटरेस्ट इसके ऊपर जो आपने पे करना है वो ड्यू हो जाता है सेमी एनुअल बेसिस पे। कहते हैं आपने रेंट तो सारे का सारा पे करना है 2020 में जो लोन की अमाउंट है, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता रहे वो सेमी एनुअल पे कर देना। मैंने लोन कब एक्वायर किया, तो इसका फर्स्ट सेमी एनुअल कब एंड होगा, जुलाई के एंड पर। तो 1 अगस्त को मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 1 अगस्त 2016 को मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। कितनी पे की होगी, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 120 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 मिलियन मैंने पे कर दिया होगा। पे कर दिया तो फाइनेंस चार्जेस का पार्ट बन चुका है बेटा, पे कर दिया है तो वो बन चुका है फाइनेंस चार्जेस का पार्ट। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं अगले 6 माह बाद दूंगा, और अगली इंस्टॉलमेंट मैंने कब देनी है, अगले साल देनी है। तो अभी जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो मैंने जुलाई तक का किया है, राइट। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पेएबल है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना पेएबल है, 5 मिलियन। 120 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। बात क्लियर। तो फाइनेंस चार्जेस से कहेंगे कि ये आप अपने पास एक्सपेंस संभालें, वो इंटरेस्ट जो अभी तक हम लोगों ने पे नहीं की, क्लियर। और अपनी लायबिलिटी से कहेंगे कि भाई इसको अपने पास रखो, फाइनेंस चार्जेस। बेटा जो पे नहीं किया वो भी तो मेरा एक्सपेंस है, से मैंने पे नहीं किया। आपका क्या ख्याल है, ये जो लोन हमने लिया है 120 मिलियन का 10% फर्स्ट पैप को, सपोज मैंने पे ना किया हुआ होता, इंटरेस्ट मैंने पे ना किया हुआ होता, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं नजर आया, आपका क्या ख्याल है, मैं एक्सपेंस कुछ भी ना करता, क्या कहते हो आप, हैं पढ़ते हैं ना बेटा, वही किया है। अब 11 मंथ्स यूज किया, 11 मंथ्स का 11 मिलियन बनता है, 6 मिलियन उसमें से पहले 1 अगस्त को पे कर दिया, तो बेटा 5 मिलियन अभी पे नहीं किया, तो टोटल 11 ही मैंने चार्ज किया है, और वो 5 मिलियन लायबिलिटी का पार्ट बन। क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, इसमें पता है ट्विस्ट क्या था, बच्चा ये समझता है कि 11 मिलियन जैसे स्टार्ट में हमने कैलकुलेट किया
तो यार इधर 10 गिवन है तो 1 मिलियन ऐड कर, और नहीं हो सकता है वो 4 मिलियन किसी और चीज से रेलिवेंट हो, कोई और लोन हो जिसपे पे किया और वो लोन हमने साल में ही वापस कर दिया हो, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं नजर आएगा ना वो। ओके, तो हो सकता है उसके बारे में हो कुछ, तो वो अदर फाइनेंस चार्जेस भी हो सकते हैं। डन, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको ये 7th पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। 8th पॉइंट कहते हैं यार एक इक्विपमेंट है जिसकी कॉस्ट है हमारे पास was purchased on 2016, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने इसको परचेज किया 8 मिलियन, ऐसे ही है। अच्छा, फिर अगेंस्ट एडवांस पेमेंट द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड returned on 31st December 2016। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ ये हमारे पास रहा, लेकिन हमने उसको यूज नहीं। ओके, अच्छा फिर क्या कहते हैं, सप्लायर एग्रीड टू सेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट against the amount payable by RM। क्या मतलब, कॉन्ट्रा सेटल RM ने जो उसकी पैसे देने थे उसने वो एडजस्ट कर लिए, ये इस प्लांट या जो भी इक्विपमेंट के अगेंस्ट। द रिटर्न as well as reversal of depreciation is yet to be recorded in the books। It means that वो बाकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है, वो बाकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है। सिर्फ क्या है कि वो कहता है कि ये मैंने रिटर्न नहीं रिकॉर्ड किया, वो मुझे रिटर्न करो, रिटर्न रिकॉर्ड करो। कितने का, तो क्या ये 8 मिलियन मेरे एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? मैंने जाके वापस कर दिया, एसिड से कहा कि भाई इसमें से आप में 8 मिलियन शामिल है जो कि रिटर्न हो चुका है, तो वो तुम वापस कर। 8 मिलियन वापस हो गया। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर हमने इसके अगेंस्ट और क्या देखना है, तो बेटा इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल भी तो होना है। फिर लाजिमी बात है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी तो इसकी डेप्रिसिएशन शामिल होगी। अगर मैंने रिटर्न डिस्पोजल इसका रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं देखूंगा कि मैंने इसको डेप्रिशिएट कितना किया। उसने कहा 15% per annum from the month of addition to the month prior to the disposal using a reducing balance method। तो कितना अरसा यूज हुआ है, तो 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय, तो ये वैल्यू आ गई 0.4। तो बेटा आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे 0.4। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे मुझे एक बात बताइएगा, ये आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिखते हैं, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चार्ज करते हैं, यहां पर डिस्पोजल आ जाता है और यहां पर कैरी डाउन। अगर ये आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड ना किया हुआ हो, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस फिर ज्यादा चार्ज कर दिया होगा, तो एक्सपेंसेस में से भी तो इसका रिवर्सल होना चाहिए। तो एक्सपेंसेस में जाओ और उनसे कहो कि तुम में ये डेप्रिसिएशन शामिल है, वो माइनस कर दो। गॉट इट? एक्सपेंसेस आपके ओवरस्टेट होंगे ना इसकी वजह से, तो आपने अपने एक्सपेंसेस को 0.4 मिलियन से कम कर देना है।
आपके एक्सपेंसेस इस तरह से आ जाए। अब नेक्स्ट उसने कहा कि भाई ये जो आपने एसिड वापस किया, इस एसिड के अगेंस्ट जो आपकी ऊपर लायबिलिटी थी, आपकी वो लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो आप देखें यहां पर आपको कोई लायबिलिटी नजर आई? एक तो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, इनका ताल्लुक तो गुड्स से होता है, उसके अलावा एक्रूअर्स एंड अदर पेएबल, इसमें हमारी एक लायबिलिटी इस एसिड की वजह से कम हो चुकी है। Got it? बात क्लियर हो गई सब बच्चों? क्या हमने उसके कुछ पैसे देने थे, हमने उसको पैसों के बदले एसिड दे दिया और उसने उनके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी को खत्म कर दिया है। डन? ऑल क्लियर? और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या पर अब यह मतलब यहां से अब वैसे कंप्लीट हो गया। अब रिसीवेबल्स के पास आए। अब रिसीवेबल्स का तो एक्यूरेट बैलेंस हमें मिल जाएगा। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स का एक्यूरेट बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 394। अब 394 का 3%, 394 का 3%। अब देखो 11.82 क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग आप इसमें से माइनस भी तो कर सकते थे। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दो अपोजिट साइड पे होते हैं ना। 11 पॉइंट, तो देखो एक्सपेंस आउट कितना हो जाएगा? क्या यार यहाँ पे देख लो ना यार, ये देखो ये 14 में से 11.82 गया, तो बाकी आपके पास आ गया 2 पॉइंट, ये इस साइड पर आ रहा है। और अगर आप यहीं पर देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई। अब देखो ये आपके एक्सपेंसेस में रिडक्शन लेकर आएगा। तो अपने एक्सपेंसेस से कहो कि 2.18 से कम हो जाओ। ओके 18 नहीं 18 ही आना था अगर ये 11.82 है तो 2.18 से। हाँ जी प्रोविजन भी हो गई चार्ज। अब देखो एसिड कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। 2.1 जी बेटा। नहीं बेटा मैंने अभी आपको यही बात बताई है कि इस क्वेश्चन में जहां लिखा हुआ था ना कि भाई वो कहता है कि मैंने रिटर्न और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रिवर्सल अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहां से मैं इस अजम्पशन पे पहुंचा कि शायद बाकी एसिड्स को वो डेप्रिशिएट कर चुका है और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगी। मैं इस अजम्पशन के मुताबिक बाकी एसिड को डेप्रिशिएट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उसके रिवर्सल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रिवर्सल को रिकॉर्ड कर रहा। ठीक है। अच्छा अब देखें बेटा, अब आपने आना है, बताएं ओपनिंग कैपिटल क्या जाके लिखें, ड्राइंग्स कितने के लिखें 51। अब देखें अब सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है। देखें आपके पास ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग्स पहुंच गई, फिर अब सीक्वेंस के साथ ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेना। फिर आपके पास फिक्स एसिड आ गए, फिक्स एसिड की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करेंगे 262, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड करेंगे 149.6। तो ये आपके नॉन करंट एसिड 262 माइनस 149.6, ये आपके नॉन करंट एसिड्स आ गए, हो गए रिकॉर्ड। नेक्स्ट चलें, क्लोजिंग इन्वेंट्री 170 -2 -15 -1 +5,
157 क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये देखें, ये 157। फिर अब नेक्स्ट देखें, ट्रेड डेटर्स 394, उसमें से 3% आपने प्रोविजन चार्ज कर ली, तो बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे? 282.16, 394 माइनस 11.82, ये देखें 394 माइनस 11.82, 382 क्लियर हो गई है बात? अच्छा नेक्स्ट, डेटर्स प्रोविजन प्री पेमेंट्स, कितने की प्री पेमेंट्स आ गई? 45 प्लस 18 53 63, और कैश एंड बैंक ये लें 63 एंड ये आपके करंट एसेट्स कंप्लीट, ये आपके टोटल एसेट्स, यही आपकी कैपिटल एंड टोटल लायबिलिटीज आएंगी। इनमें आपको लोन का पता है कि 120 ही है, राइट? उसके बाद लोन की अमाउंट हमने लिख ली। ट्रेड क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं था, 240 ही जाके लिख देंगे, लेकिन अदर एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स देखें, 28 प्लस 4 प्लस 9 सॉरी प्लस 5 एंड माइनस 8, 20 240 एंड अच्छा, ये सिर्फ उसने ऐसा किया कि जिसको 8 को हमने यहां से माइनस किया, उसने ट्रेड क्रेडिटर से माइनस कर, ओके? तो ट्रेड क्रेडिटर्स बन जाएंगे 232 के, और एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो उसका क्रेडिटर था ना, तो इस वजह से क्रेडिटर से वो माइनस करेंगे, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल से माइनस नहीं करेंगे। ओके हो गया? वैल्यूज की समझ आ गई आप सब बच्चों को? तो यहां से देखिए आपको लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का पता चल गया। यहां से बैलेंसिंग वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, आ सकती है बैलेंसिंग वैल्यू। इस वैल्यू में से दो वैल्यूज का आपको पता है, क्या आप ये बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ये आपका प्रॉफिट आ गया, पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, और यही जाकर आपने नेट प्रॉफिट के कॉलम में लिख देना है, राइट? ऊपर से चाहे अब आंसर जो मर्जी आए, लेकिन यहां पर वैल्यू आपने करेक्ट लिखी हुई है, और उसकी सबसे पहली नजर आपकी नेट अमाउंट्स पे पड़ती है कि अगर ये ठीक है ना, तो उसने आगे ठीक किया होगा। तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन से आकर एटलीस्ट इस अमाउंट को ठीक लिखना है, ऊपर चाहे फिर टोटल जो मर्जी बन जाए, फिर इसको ना छेड़ना। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट चलें। सेल्स, कितनी सेल्स रिकॉर्ड करें? 742 की, ओके? कॉस्ट ऑफ सेल, देखिए क्या कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग रिकॉर्ड करें? 301 की, 742 301, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए मिसलेनियस इनकम, फाइनेंस चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? इसमें से देखें एक्सपेंस फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन फाइनेंस चार्जेस कितने, मिसलेनियस इनकम कितनी, तो ये दोनों जाके रिकॉर्ड करो, 41 एंड 15 लाख, और ये एक्सपेंसेस बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे लिख देना। ओके, अब आपको कोई मसला ही नहीं होना, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, राइट? और अब आके जरा इनको ऐड करो, 146 प्लस 15 माइनस 18 minus 0.4 minus 2.18, and the answer is 140.42, ये इसके बराबर आ गया आपके पास। जी बच्चों,
फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। किसी को कोई इशू, कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स जो आप देखिए एक्सपेंसेस है रेलिवेंट, यहाँ पे वर्किंग देख लीजिएगा कि रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह किया, प्रीपेड रेंट था वो माइनस किया इसमें से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थी तो वो हम लोगों ने इसमें से माइनस कर दी, और यहाँ पर हम लोगों ने एक नोट उसे बता दिया कि भाई इट इज assumed that depreciation expense for the year 2016 is charged and part of selling and admin expenses, so only reversal of depreciation is adjusted in the expenses. All clear? That's all for today. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। अपना बहुत सा ख्याल रखें और खूब प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज।